ये पहला सबक है किताब खुदा का कि है सारी मखलूक कुंबा खुदा का। वही दोस्त है खालिके दूसरा का, खलाइक से ही जिसको रिश्ता वला का। यही है इबादत, यही दीनो ईमान के काम आए दुनिया में इंसान के इंसान। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के मेहमान के नए एपिसोड के साथ मैं हूं आपकी मेजबान सायरा सैयद। और आज के हमारी मेहमान एक बाय प्रोफेशन तो वकील हैं, लेकिन बहुत ही नरम दिल, बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, पोलाइट हैं। मैं बात करूं अलीज़ा खान की। आइए चलकर उन्हीं से जानते हैं कि उनकी नरम दिल की क्या वजह है। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? बिल्कुल ठीक ठाक। अलीज़ा, वकालत की दुनिया में आपने कैसे कदम रखा, कैसे मुमकिन हुआ ये? सो बेसिकली बचपन से ही बिकॉज लोगों की हेल्प करने का शौक़ था। मैं चाहती थी कि हर तरह से मैं लोगों की हेल्प करूं, बी एट वैसे लाइक इंटर्नशिप्स, वॉलंटियर वर्क या बी एट करियर। तो जब मैंने करियर का सवाल आया और जब सोचा कि क्या बनना है ज़िंदगी में, तो उसमें भी वो एस्पेक्ट बहुत मेजर था कि जो काम भी करना है उसके थ्रू भी लोगों की हेल्प ही करनी है। सो बेसिकली लॉ का ये था इंटरेस्ट इसलिए हुआ ज़्यादा बिकॉज मुझे था कि अगर लॉयर बन के भी मैं लोगों की हेल्प करूं, प्रो बोनो केसेस करूं, उन लोगों को रिप्रेजेंट करूं जिनके पास रिप्रेजेंटेशन नहीं है, उन लोगों की हेल्प करूं जिनके पास एड नहीं है। सो बेसिकली लॉ करने का मकसद भी सोशल वर्क ही था। अच्छा, जब आपने कहा कि आपने अपने इस जो पैशन है उसको एज अ करियर परस्यू करना है, तो आपकी फैमिली ने आपको सपोर्ट किया? ये नहीं कहा कि ये लड़कियों के बस की बात नहीं? फैमिली, इवन तो फैमिली में कोई लॉयर नहीं था मुझसे पहले, ना कोई लड़की, कोई भी लॉयर नहीं था बेसिकली। तो बट फिर भी फैमिली वाज वेरी वेरी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। माय पेरेंट्स, माय फादर, माय मदर, दोनों बहुत सपोर्टिव थे इन टर्म्स ऑफ करियर, इन टर्म्स ऑफ वर्क, इन टर्म्स ऑफ रूहिल, एवरीथिंग। दे वर वेरी सपोर्टिव। रूहिल क्या है, कैसे नाम आपने डिराइव किया और ये है क्या बेसिकली रूहिल एक अरबिक वर्ड है, कुरान में ये आता है। और रूहिल मेरी मदर का नाम है रूही और मेरे बाबा का नाम है आकिल। मेनली तो ये मेरी मॉम के नाम पे और थोड़ा सा मेरे बाबा के नाम पे बनाए रूहिल, दोनों के नाम को मिला के। और इसका मतलब होता है हीलिंग। वाओ, ब्यूटीफुल। तो बेसिकली आपकी फाउंडेशन करती क्या है? सो बेसिकली रूहिल, अच्छा सो स्टोरी थोड़ी लंबी है। और स्टोरी मैं बहुत छोटी थी जब मैंने काम स्टार्ट किया। मैं अब सबको बताती हूँ तो थोड़ा अनबिलीवेबल साउंड करता है, बट आई वाज एक्चुअली जस्ट 9 years old जब मेरे पेरेंट्स को नज़र आ गया कि यही करना है और यही ज़िंदगी का मकसद है। मुझे अभी भी याद है कि हम फैमिली जा रहे थे नारान, तो बाबा ने कहा सबको, तीनों बहन भाइयों को कि मनी बॉक्स लो और पैसे जमा करो फॉर योर ट्रिप। तो तीनों बहन भाइयों ने कुछ पैसे जमा किए और मुझे याद है कि जब हम वहाँ पे गए, आई सॉ समवन जो नीडी था। तो सब मेरे बहन भाइयों ने अपने लिए शॉपिंग की, चीज़ें की और मैंने अपने सारे के सारे पैसे उठा के उनको दे दिए। तो फिर वहाँ से मेरे पेरेंट्स को रियलाइज़ हो गया कि अच्छा यही अब होने वाला है, एंड दे वर वेरी वेरी सपोर्टिव। बेसिकली मैंने ये सब कुछ देखा सीखा अपनी अम्मा से। बचपन से मैंने इनको मतलब बहुत, शी इज़ वेरी वेरी काइंड हार्टेड और तहज्जुद गुजार, वेरी काइंड हार्टेड। तो उनको ही देखा है चीज़ें करते हुए। असल में ऐसा ही होता है ना कि हम जो अपने अम्मा पापा को करते देखते हैं, अम्मा पापा ही कहती हूँ मैं, ठीक है, तो उन्हें जो करते देखते हैं वो फिर चीज़ हमें भी डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है। लाइक अगर वो चैरिटी करते हैं तो हमें भी होता है कि यार सदका देना है, खैरात देनी है, ज़कात देनी है, हमने करना है। हम बेसिकली सीखती अपने वालिदैन से, नहीं? डेफिनेटली आप बचपन से जो भी अपने पेरेंट्स को करते हुए देखते हैं, आप इवेंचुअली वही करते हैं। वो एक तरबियत हो रही होती है ना हमारी। डेफिनेटली। और मैंने सीखा ही सब कुछ अपनी अम्मा से। मतलब ये सब चीज़ें मैंने बहुत छोटी सी एज से करना शुरू कर दी थी। मतलब अपने कज़न्स को पकड़ के चलो हम ये एरिया साफ़ करते हैं। छोटी सी थी, ट्यूशन जाती थी तो ठंडी पानी की बॉटल्स रखती थी कि जो नज़र आएगा जिसको पानी की ज़रूरत है उसको पानी दूंगी। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी अम्मा से सीखी हैं। बड़ी बेसिक बात है कि घर आए तो उसको भूखा ना जाने दें, किसी को देखें तो उसको पैसे दें। और सबसे ज़रूरी बात मुझे ये भी उन्होंने कहा था कि जब अल्लाह ताला डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हमें देते हुए, तो हम क्यों डिस्क्रिमिनेट करें किसी को देते हुए कि ओ ये बेकारी ड्रग्स करेगा, ये वो करेगा। इतना नहीं सोचना, बस देना है, और बाकी नीयत अल्लाह ताला को पता है। अच्छा, ये जो आपने बात की कि वो ड्रग्स करेगा, ये तो हमारे मुआशरे में है। हम तो कहते हैं भाई पैसे भी किसी को देने होते ना, भीख, तो हम कहते हैं भाई ये तो माफिया बैठा है, नहीं तौबा करो, हमने इसको तो देनी नहीं है। दैट इज़ ट्रू। मतलब इनिशियली तो मैं इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती थी, बट मैंने इसके ऊपर खुद रिसर्च की और काफ़ी एक्सटेंसिव रिसर्च की है, खुद देखा है।
और दैट इज़ ट्रू कि ये माफिया है, असल में है, और मेजरली लोग वही होते हैं जो मुस्तहिक नहीं होते हैं। बट आई ट्रूली बिलीव कि अगर अल्लाह ताला डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते हैं, इतना नहीं सोचते हैं हमें देने से पहले, तो हमें भी देने से पहले इतना सोचना नहीं चाहिए। इवन दो आई बिलीव कि हमें इन माफिया को सपोर्ट नहीं करना चाहिए, एंड वी शुड जस्ट वर्क अ बिट हार्डर, और हमें मुस्तहिक लोगों को ढूंढना चाहिए, सफ़ेद पोश लोगों को ढूंढना चाहिए जो एग्जैक्टली सड़कों पर निकल के मांगेंगे नहीं, लेकिन उनको बहुत ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि सिग्नल पे जब रुकते हैं तो 2-3 बच्चे आते हैं, वो बिस्किट्स दे रहे होते थे। मैं कहती हूँ बिस्किट तो नहीं लेने, ये तुम पैसे लेते हो। तो फिर मुझे लगता है कि यार मुझे बिस्किट खरीद लेने चाहिए थे। ये तो मेरी तरह और भी पता नहीं कितने लोग होंगे कि पैसे दो, जान छुड़ाओ, ये वाला काम होगा। तो ये तो मेरे ख्याल से गलत चीज़ है। वो तो इसी भीख पर ही लगेंगे ना। मुझे सबसे लगता है कि सबसे अच्छा सदका जो है वो है खाने का सदका। आप पैसों के बजाय लोगों को खाना दे दो। मतलब आप किसी शॉप पे खड़े हो, आप वहाँ से कुछ खरीद के दे दो, आप कुछ खा रहे हो उनको वो दे दो। बट आई ट्रूली बिलीव कि पैसे देने के बजाय स्पेशली बच्चों को आप उनको खाना दे दो। अच्छा, रूहिल फाउंडेशन जो है वो किस तरह के बच्चों को, ऑर्फन्स को टारगेट करती है? सो बेसिकली जब रूहिल शुरू हुई थी, एंड हमारा मेन जो था टारगेट वो था फूड इनसिक्योरिटी। वो था कि खाना खिलाना लोगों को, बिकॉज हमें लगता है, और दैट इज़ ट्रू, कि सबसे मेन चीज़ यही कि आपका पेट भरा होगा तो आप पढ़ाई करोगे, तभी आप काम करोगे। तो हर चीज़ का जो एक स्टार्टिंग पॉइंट है वो है खाना। तो हमने भी, ना बिल्कुल, तो हमने भी स्टार्ट इसी तरह किया था कि हम सबको खाना खिलाएं। तो ये स्टार्ट इस तरह हुआ, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जाते हुए हमने बेसिकली, मैंने ना अपनी एनजीओ के लिए 3 लेवल्स क्रिएट किए थे। वो था फूड इनसिक्योरिटी, फिर था एजुकेशन, और फिर था शेल्टर। तो शुरू में हमने फूड इनसिक्योरिटी पे, अभी भी हम मेनली फूड इनसिक्योरिटी पे ही काम कर रहे हैं। तो स्टार्ट हमने किया फूड इनसिक्योरिटी से, राशन बांटना, लोगों के स्टाइपेंड्स लगाए हुए, विडो सपोर्ट प्रोग्राम है। तो विडो सपोर्ट प्रोग्राम है, हम विडोज़ को सपोर्ट करते हैं, और वो मंथली चीज़ है, बट बहुत मुस्तहिक विडोज़ जो हैं, और उस तरह के ट्रांसजेंडर्स जो थोड़े बूढ़े ट्रांसजेंडर्स हैं उनको टारगेट करते हैं, जो खुद निकल के कमा नहीं सकते, वो सब चीज़ें। तो ये हमने फिर हमने एक स्कूल के साथ काम करना शुरू किया जो रेड लाइट एरिया में था। फिर हमने उस स्कूल को सपोर्ट किया, और वो थोड़ा चैलेंजिंग प्रोजेक्ट था, बिकॉज उस एरिया में जाना, वहाँ काम करना थोड़ा चैलेंजिंग था, बट बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस था लर्निंग वाइज। मतलब आई ऑलवेज से दिस कि व्हाटएवर आई हैव लर्नड इन दीज 25 ईयर्स, मैंने इन्हीं लोगों से सीखा है, इन सब से सीखा है। तो मैं तो उनको अपना उस्ताद कहूँगी, ये नहीं कहूँगी कि हम इनके लिए काम करते हैं। एक्चुअली ये हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। अच्छा अलीसी, मुझे बताया रेड लाइट एरिया का जैसे आपने जिक्र किया, तो उसमें आपको रिस्क बड़ा होगा और थ्रेट्स भी आपको मिले होंगे ऐसे एरिया में काम करना। डेफिनेटली इनिशियली जाते हुए इट्स अ बिट स्केरी। आपको लगता है कि पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, बट वंस यू एंटर दैट प्लेस, वंस यू इंटरेक्ट विद दोज पीपल, आपको रियलाइज़ होता है कि देर एज नॉर्मल इज अस। हमें तो एक परसेप्शन हमारा बना हुआ है कि यू नो इस तरह के एरियाज आर नॉट सेफ एंड एवरीथिंग, दे वेरी सेफ, वेरी वार्म वो लोग। और ज़रका आंटी जिनका वो स्कूल है, उनने मुझे इसके अंदर बहुत हेल्प की। उनने इनिशियल ईयर्स में सब कुछ उन्हें मुझे सिखाया है, बिकॉज आई रियलाइज कि उनको आपके टाइम की, आपके प्यार की, और मेनली उस एरिया में उनको आपकी एक्सेप्टेंस की ज़रूरत है। आप उनके साथ बैठें, उनका दुख बांटें, मतलब उनकी सुने, वो उनका एग्जैक्टली वो क्या कहना चाहते हैं और उनकी क्या स्टोरीज़ हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप उनको एक्सेप्टेंस दें सबसे पहले, बिफोर यू हेल्प देम। वो होता है ना, हम भी अक्सर घर पे किसी से लड़ाई हो जाती है, हम किसी से बात नहीं करते, और दिल में ही रख के ना वो यहाँ तक पहुँचा होता है सब कुछ। और फिर एक ऐसा हमारा कमज़ोर लम्हा होता है कि हम फिर फट पड़ते हैं और सारा कुछ कह देते हैं, जो जहाँ का गुस्सा जो कुछ था। तो इसी तरह हमें जैसे कोई चाहिए तो उन लोगों को भी तो चाहिए ना कि वो भी किसी से अपने दिल हल्का करें। डेफिनेटली। और इसी से मैं ये बात करूँगी कि जैसे यंगर जनरेशन है उनके अंदर भी कि इफ़ ऑब्वियसली बिकॉज व्हेन यू आर यंग, आप छोटे होते हैं, यू डोंट हैव लॉट ऑफ मनी, तो अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप जाके वॉलंटियर करें, टाइम स्पेंड करें, बच्चों के साथ जाके खेलें, ऑर्फनेजेस में जाएं, टाइम स्पेंड करें, वॉलंटियर करें, मतलब स्टोरी टाइम करें, बेसिक चीज़ें करें, बट ज़रूर इस साइड के ऊपर आएँ, बिकॉज ये काम बहुत आसान है। मतलब मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे काम आसान है फिलैंथ्रोपी। सबसे आसान काम है फिलैंथ्रोपी, सबसे आसान चीज़ है, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमारे अंदर ये चीज़ ऑलरेडी हमें इनबिल्ट है। ये चीज़ हम ऑलरेडी अशरफुल मखलूकात हैं, हमारे अंदर ऑलरेडी ये चीज़ें हैं। अच्छा लीज़े, एक मुहावरा है कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, आपको इस पर यकीन है? जी डेफिनेटली। तवक्कुल बहुत ही खूबसूरत चीज़ है और ये हर इंसान में होना चाहिए, और होप आई थिंक इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग, और हर मुश्किल के बाद आसानी है बेशक। अच्छा, एज एन एडवोकेट हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस गोइंग? एज एन एडवोकेट सो बेसिकली जब डिग्री कर ली तो 1 साल के लिए प्रैक्टिस किया, और 1 साल पे प्रैक्टिस करके रियलाइज़ किया कि ऑब्वियसली वो बहुत ज़बरदस्त काम है और आप उस पर भी आप बहुत इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं,
बट जो मेरा काम था बिकॉज ऑफ माई NGO और माई वर्क, मुझे था कि मैं अगर फुल टाइम इस पर फोकस करूँ तो ऑब्वियसली इट्स गोइंग टू बी बेटर। अच्छा लीजा, मुझे बताएं बीइंग अ करियर वुमन, हाउ इज इट? सो अब आई थिंक अब आकर हालात काफ़ी बेहतर हो रहे हैं। इनिशियली हमें याद है उस पुराने वक्तों में इतना नॉर्मल नहीं था कि हाँ, निकलें काम करें, मायूब समझा जाता था डेफिनेटली। और लड़कियां शादी के बाद फौरन काम करना शुरू कर दें या शादी के बाद काम करें, शादी से पहले काम करें, इतना नॉर्मल नहीं था। आई थिंक अब इतनी अवेयरनेस है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, तो थिंग्स आर डेफिनेटली गेटिंग बेटर। और अब इट्स मच ईजियर अपॉर्चुनिटीज़ के लिहाज से, सेफ्टी के लिहाज से। आई वोंट से कि इट्स डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं। मैं ये नहीं कहूँगी जस्ट बिकॉज इट्स सेफ एंड नाइस फॉर मी तो हर किसी के लिए ऐसा है। किन्हीं के लिए इट्स बिट टफ, किसी के लिए आसान है। लेकिन अब ये है ना कि शादी के बाद लड़की जॉब कर लेती है मेजॉरिटी, वरना पहले तो ससुरालियों की परमिशन होती थी कि उसने जॉब करनी है कि नहीं करनी। आई डेफिनेटली थिंक ऐसा नहीं होना चाहिए। लड़की को खुद डिसाइड करना चाहिए कि वो काम करना चाहती है कि नहीं करना चाहती है। किसी की परमिशन का इंतजार, ऑब्वियसली डिस्कशन होनी चाहिए, एक राय ले लेनी चाहिए, बट आई डोंट थिंक किसी की परमिशन की ज़रूरत होनी चाहिए। बट अल्हम्दुलिल्लाह माई पेरेंट्स इन लॉ हैव बीन वेरी सपोर्टिव। मेरी अम्मी, मेरे बाबा, दे ऑल वेरी सपोर्टिव। माय हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेरी सपोर्टिव इन टर्म्स ऑफ वर्क। सोशल और पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करती हैं? एक्चुअली आई वोंट लाई, मैं इतना कोई टाइम नहीं देती हूँ। मैनेज नहीं हो पाता ना? हाँ, बिकॉज काम इतना ज़्यादा होता है बीच में। और बट अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सो अंडरस्टैंडिंग कि वो मुझे आराम से मतलब काम ज़्यादा होता है। और बिकॉज सोशल वर्क ऐसा काम है कि इसका 24/7 थिंग, यू रनिंग योर ओन थिंग, व्हेन यू हैव योर ओन वर्क, मतलब 9 to 5 इज अ डिफरेंट थिंग। आप जाते हो वापस आते हो, यू आर फ्री। व्हेन यू हैव योर ओन थिंग्स तो फिर आई थिंक 24/7 वाली चीज़ है। तो ये ज़रा मुश्किल हो जाता है फैमिली के साथ मैनेज करना, पर अगर लोग सपोर्टिव हो तो एनीथिंग इज पॉसिबल। और अगर वो खुद अंडरस्टैंड करे कि अच्छा हाँ ठीक है उसका काम है और सारा है, लेकिन जब उसको वक्त मिले तो हमें प्रायोरिटी पे रखती है, राइट? डेफिनेटली। एंड आई थिंक बिकॉज मेरे इन-लॉज में भी सारी यही काम करते हैं तो इसलिए बहुत आसान हो जाता है। एक दूसरे की हेल्प भी कर देते होंगे जहाँ कहीं कोई डिसीजन ऐसा, हाँ हर तरह की हेल्प मिल जाती है। तो डिसीजन मेकिंग में आप बाकियों की भी वो मतलब लेती हैं मशवरा वगैरह, या बस खुद से कहती कि बस सुनो सबकी करो मन की? नहीं, मैं बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ। अगर मुझे कोई जो चीज़ कहता है मैं उसके पीछे लग जाती हूँ, कहती हूँ हाँ ये चीज़ सही, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों है? आई थिंक अभी एज की बात है, बिकॉज सब कहते हैं कि यू आर वेरी यंग राइट नाउ टू डू योर ओन थिंग। अलीज़े, अ गुड डे आपकी नज़र में क्या है? आई ट्रूली बिलीव कि अगर अल्लाह ने हमें इतना ब्लेस किया है तो वी शुड एक्सटेंड दैट एंड वी शुड ट्राई एंड हेल्प। हाँ बिल्कुल। तो आई थिंक अच्छा दिन वही है जब आप ज़्यादा लोगों को खुश कर सकें और उन लोगों को खुश कर सके जिनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खुद भी मुतमईन हो जाता है ना इंसान किसी को खुश होता देख। ये एक चीज़ में जो मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ कि अगर, और ये चीज़ मैं लोगों से कहती भी हूँ जस्ट टू इनकरेज अदर पीपल टू डू दिस वर्क, अगर आप लोगों के लिए नहीं कर सकते डू इट फॉर योर सेल्फ। एंड आई थिंक जब आप यू टेक केयर ऑफ अल्लाह ताला's बीइंग्स तो अल्लाह ताला टेक्स केयर ऑफ यू। बेशक बेशक वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों की हेल्प करें ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मतलब आखिरत भी सवर गई, दुनिया भी सवर गई। बिल्कुल। नाज़रीन, यहाँ वक्त है ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो आज के हमारी मेहमान है अलीज़ा खान। अलीज़ा, मुझे बताएं पंजाब के अलावा और कौन कौन सी प्रोविंसेस आपने विजिट किए हैं? सो बेसिकली इनिशियली तो हमने काम किया था पंजाब में, और ऑब्वियसली बिकॉज मैं खुद पंजाब में रहती हूँ, मैं खुद पंजाब से हूँ, तो मेरे लिए ऑब्वियसली बहुत आसान था यहाँ काम करना। बट लेटली हमने और प्रोविंसेस में भी अपनी एफर्ट्स एक्सटेंड किए हैं। हमने बलूचिस्तान में काम किया है, हम सुई गए, डेरा बुख्ती गए, हमने सिंध में काफ़ी काम करना शुरू किया है। क्या काम? सो बेसिकली सिंध में फ्लड्स, बेसिक सारा काम ही तब शुरू हुआ था दूसरे प्रोविंसेस में जब फ्लड्स आए थे। तो फ्लड्स आने के बाद पहले रिसर्च की जाके, ऑब्वियसली जब रिसर्च होती है पता चलता है कि कितने बुरे हालात हैं, तो फिर जाके हम वहाँ पे काम शुरू करते हैं। तो पहले रिसर्च की, पहले गए प्योरली फॉर रिसर्च, फिर वहाँ वापस आए, फंड्स कलेक्ट किए, देन वी वेंट अगेन फॉर मोर वर्क। आई वुडंट से हमने बहुत ज़्यादा काम किया, हम छोटी NGO हैं तो छोटा काम किया, ज़्यादा काम नहीं किया, बट हमने राशन बांटे, हमने मॉस्कीटो नेट्स बांटे, हमने टेंट्स बांटे। मेनली राशन बांटा बिकॉज हमारा मेन काम ही फूड इनसिक्योरिटी है, तो हमने मेनली राशन बांटे। और एक चीज़ जो मैंने देखी कि पंजाब की गुर्बत और सिंध की गुर्बत में बहुत फ़र्क है। फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। जब हम यहाँ काम करते हैं हमें लगता है कि हाँ चीज़ें बहुत
बहुत ख़राब हैं, बहुत और काम करने की ज़रूरत है पंजाब में डेफिनेटली। हाँ। जब सिंध की साइड पे गई तो देखा कि इन कंपैरिजन पंजाब में तो बहुत कम गुर्बत है। जब सिंध की साइड पे गए, लोगों के हालात देखे, आई स्टिल रिमेंबर कि जब मैं सिंध से वापस आई तो फॉर अ वीक आई कुडंट स्लीप प्रॉपर्ली। लाइक आई वाज इतने बुरे हालात थे बिकॉज मैंने वो चीज़ें पहले कभी देखी नहीं। आई एम अ बिट इमोशनल अबाउट दीज थिंग्स एज वेल। तो जब वो चीज़ें देखी तो एक पूरे हफ्ते के लिए नींद नहीं आई। एंड देन आई रियलाइज कि कितना इंपॉर्टेंट है वहाँ जाकर देखना। अगर आप जाके देखेंगे नहीं तो आपको कभी पता नहीं चलेगा कि वो कितनी मुश्किल हालात में रह रहे हैं। तो आई थिंक विजिट करना इज़ लाइक द फर्स्ट स्टेप। एंड मैं सबको इनकरेज करती हूँ कि प्लीज़ आप जाके देखें तो सही। आप इन एरियाज़ में जाएँ, इन लोगों से, ऑब्वियसली मैं कह सकती हूँ कुछ अनसेफ एरियाज़ भी हैं, आप इन एरियाज में जाएं, विजिट करें, उनसे बात करें, एटलीस्ट इंटरेक्ट तो करें ना, उनका दुख तो बांटें। करेंगे ना, you won't be able to forget it. You'll definitely do some work for them. वो एक इंसानियत और पता नहीं क्या कुछ वैसी एक जोश आ रहा होगा इनकी मदद करने के लिए। डेफिनेटली जब पता ही नहीं चलेगा कि कितनी मुश्किल हालात है तो हम काम कैसे करेंगे। अलीज़ा, आप लाइफ में कभी डीमोटिवेट हुई हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग आई डोंट थिंक मैं कभी जिंदगी में ज़्यादा डीमोटिवेट हुई हूँ। इन टर्म्स ऑफ वर्क नहीं हुई, वैसे पर्सनल लाइफ में ऑब्वियसली इंसान कभी डीमोटिवेट हो ही जाता है, बट इन टर्म्स ऑफ वर्क और इन टर्म्स ऑफ रूहेल कभी डिमोटिवेशन नहीं हुई फेस की। उससे आपको एक पावर, एक एनर्जी मिलती है। डेफिनेटली, लाइक ये मेरा फ्यूल है, मेरा पर्पस है जिंदगी का। मतलब आई थिंक कि आई वुडंट से कि जिंदगी का पार्ट है, ये मेरी ज़िंदगी है। मुझे बचपन से यही पता है कि इसी तरह ज़िंदगी गुजारी जाती है और आगे भी इंशाल्लाह इसी तरह ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छा, आप माशाल्लाह से दो अवार्ड होल्डर भी हैं, कोविड हीरो और एक डियाना अवार्ड। तो क्या वजह थी इसके पीछे? इनिशियली जब शुरू किया था तो कभी भी नहीं सोचा था कि अवार्ड मिलेगा, और ऑनेस्टली कभी अवार्ड चाहिए भी नहीं था, बिकॉज ये काम जो होता है ये अल्लाह ताला के लिए करते हैं, उनको खुश करने के लिए करते हैं। अवार्ड्स आई वुडंट से कि इस जर्नी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, बट डेफिनेटली अगर मिल जाए तो बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। बहुत इंकरेजमेंट हो जाती है ना। इंटरनेशनल अवार्ड मिलने से पहले तक मुझे नहीं था इतना आइडिया कि अवार्ड मिलने की फीलिंग क्या होती है, और ऑनेस्टली कभी चाहत सोचा भी नहीं होगा ना, कभी ना सोचा था ना चाहत थी। तो जब अवार्ड मिला तो उसके बाद रियलाइज़ किया कि अवार्ड्स, इवन तो हम ये काम अवार्ड्स के लिए नहीं करते, हम सिर्फ प्योरली एंड प्योरली अल्लाह को खुश करने के लिए करते हैं। लेकिन जब ये अवार्ड मिला तो रियलाइज़ किया कि काफ़ी इंकरेजमेंट मिलती है, बिकॉज आप इंकरेज, यूजुअली हम सोसाइटी में ये देखते हैं कि उन लोगों को इंकरेज किया जाता है जिनके बिजनेसेस होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, जिस तरह का काम करते हैं। तो जब सोशल वर्कर्स को इंकरेजमेंट मिलती है तो इट्स अ वेरी नाइस फीलिंग। एक और मोटिवेशन हो जाती है ना कि यार अब तो हमने इसी फील्ड में एक्सेल करना है, यही काम करना है। एंड आई थिंक कि डेफिनेटली हमें यंग जनरेशन को इनकरेज करना चाहिए, इस तरह के अवार्ड्स, इस तरह की चीज़ों के लिए इनकरेज करना चाहिए और इस साइड पे लाने का एक इंसेंटिव देना चाहिए। अच्छा, आपने सोशल वर्क की बात की थी, तो यूथ हमारा इस तरफ कैसे राग़िब हो? जब यूथ की बात होती है आई थिंक उनको बचपन से ये सिखाना चाहिए। बचपन से सीखेंगे तो जवानी में आके ये काम करेंगे, और बड़े सिंपल स्टेप्स हैं। एंड आई ट्रूली बिलीव कि सोशल वर्क है एक सिंपल चीज़ और इसको शुरू किया जाता है विद सिंपल स्टेप्स। तो आप अपने 5-6 साल के बच्चों को ये इनकरेज करें, जैसे मेरी मॉम ने मुझे ये किया था एंड इट रियली हेल्प विद ऑल दिस। वो ये था कि आप और कुछ नहीं कर सकते तो चिड़ियों के लिए बाजरा रखें, और ये बच्चों से खुद भरवाएं, बच्चों से खुद चीज़ें करवाएं, ताकि उनके अंदर ये एक चीज़ हो कि अच्छा हम इंसानों के नहीं तो हम जानवरों की, हम बर्ड्स की हेल्प करें। उनमें एक जज्बा पैदा हो, बच्चे बड़े एक्साइटेड होते हैं इन चीज़ों से। सिंपल चीज़ें करो, ठंडा जूस दे दिया ट्रैफिक वार्डन को, आपने ठंडा पानी दे दिया गार्ड्स को, आपने चिड़ियों के लिए बाजा रख दिया। बड़ी सिंपल चीजें, बच्चों के हाथों से ये खुद चीजें कराएं। ये गेस्चर्स है ना अफेक्शन के बेसिकली। बिल्कुल, और ये चीजें उनके हाथों से कराएं बचपन में, तो जरूर वो जो अब जवानी में आके वो जरूर ये काम करें। उन्हें पता होगा ये बचपन में हमने किया था, हमें अभी भी करना है, दूसरों का एहसास करना है, दूसरों से मोहब्बत करनी है। एंड आई थिंक ये एक एडिक्शन है। वंस यू गेट इनटू ऑल दिस तो फिर आप इसके बगैर रह नहीं सकते। अच्छा अलीज़ा, हमारे मुआशरे में तलाक की बहुत ज्यादा शरह बढ़ी है, आप खुद भी माशाल्लाह से मैरिड है, आप इस बारे क्या कहेंगे? क्या वजह लगती है आपको? आए दिन तलाकें हो रही हैं, लव मैरिजेस भी हैं तो तब भी तलाकें हो रही हैं, आपको क्या वजह लगती है? मुझे तो लगता है ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है और इस पर कमेंट करते थोड़ा डर भी लगता है, बट आई थिंक कि तलाक इज़ ऑब्वियसली नॉट अ गुड थिंग और ये नहीं होना चाहिए। बट आई ट्रूली बिलीव कि लड़कियों को अपनी राइट्स का पता चल गया है। अब वो वाला टाइम नहीं रहा कि लड़कियां जुल्म बर्दाश्त करें, मजबूरी में बैठी रहें। अब ऑब्वियसली जहाँ जुल्म है, जहाँ पे बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं पूरी हो रही, जहाँ कुछ नहीं दिया जा रहा उन लड़कियों को, तो फिर उस शादी में रहने का तो कोई मकसद नहीं है। अच्छा, जैसे अभी आपने बात की, ठीक है कि जुल्म हो रहा है, जुल्म को एक साइड पे कर दो, जुल्म नहीं है एक जगह तंगदस्ती है, तो उसमें भी लड़कियां फिर वो अपने घरों को चली जाती हैं, तलाक की नौबत आ जाती है। डिवोर्स लड़कियों, हम जब भी डिवोर्स की बात करते हैं तो हम लड़कियों को टारगेट करते हैं। हाँ, डिवोर्स का बड़ा मेजर एक पार्ट लड़के हैं, इक्वल पार्ट हैं, और आजकल के लड़के भी बहुत इम्पेशेंट हैं, बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज हैं,
एंगर मैनेजमेंट इश्यूज़ हैं, तो ज़रा लड़कों पे भी हमें, पेरेंट्स को ज़रा लड़कों पे भी ध्यान देना चाहिए। हम जैसे अपनी बेटी पे फोकस करते हैं कि वो कॉम्प्रोमाइज़ कर ले, वो ये सब चीज़ें कर ले, लड़कों को भी देखता नहीं है। अच्छा, कहते हैं कि कॉम्प्रोमाइज वर्ड ही ना औरतों के लिए बने। बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़, एक सक्सेसफुल शादी वही है जिसमें दोनों कॉम्प्रोमाइज़ करें। शादी चलाने के लिए कॉम्प्रोमाइज़ ज़रूर करना पड़ता है, बट ये दोनों साइड से होना चाहिए। हाँ, आई एग्री। 50-50 होना चाहिए, लड़की की साइड से भी होना चाहिए, लड़की की साइड से भी होना चाहिए। लेकिन वही बात जो आपने की कि हमारे यहाँ बहुत ही इम्पेशेंट है हमारी यूथ, उससे तो बस खटाखट फैसला करना है, कुछ सोचना नहीं, बस अच्छा ये हो गया, इसका तो बंदोबस्त करना पड़ेगा, ये वाला चीज होती है। पर आई ट्रूली थिंक कि हमें ना इसमें अपने पेरेंट्स की ज़रूर सुननी चाहिए, बिकॉज पेरेंट्स को पता है कि वो क्या कर रहे हैं। हमें उस, अब जो एजेस हैं शादियों की, उसमें बच्चों को नहीं पता होता व्हाट्स गुड फॉर देम एंड व्हाट्स बैड फॉर देम, बट आपके पेरेंट्स को पता होता है। तो आई थिंक अपने पेरेंट्स को ट्रस्ट करना चाहिए इस बात पे, और इस्तिखारा करें, पेरेंट्स को ट्रस्ट करें इंशाल्लाह। अच्छा लीजिए, व्हाट डू यू थिंक, एक मियाँ बीवी के रिश्ते में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है? नॉट लाइक कि मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसमें, बट जो भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ है। वो कॉम्प्रोमाइज़ एंड रिस्पेक्ट है। आई थिंक रिस्पेक्ट कम्स बिफोर कॉम्प्रोमाइज़, एंड दूसरे की इज्जत करें, दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करें, एंड 50-50 है। माई हस्बैंड अल्हम्दुलिल्लाह इज़ वेरी सपोर्टिव, वेरी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। आई थिंक दोनों की तरफ से कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए, दोनों की तरफ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, दोनों की तरफ से प्यार होना चाहिए, और अगर 50-50 होगा तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा चलेगा। अच्छा लीजिए, डू यू सपोर्ट फेमिनिज्म? ऑफ कोर्स, फेमिनिज्म कौन सपोर्ट नहीं करता? जो भी इक्वल राइट्स में यकीन रखता है, जो इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में यकीन रखता है, वो डेफिनेटली फेमिनिज्म सपोर्ट करता है। और आई कंसिडर माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट, डेफिनेटली अ लॉजिकल फेमिनिस्ट आइड से। और ऑब्वियसली एक आदमी काम करता है जिस क्वालिटी का वो काम करता है। अगर मैं भी वही काम कर रही हूँ, उसी क्वालिटी का काम कर रही हूँ, तो आई शुड गेट इक्वल पे, आई शुड गेट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, आई शुड गेट इन इक्वल से। हाँ बिल्कुल, आई एग्री अलीज़े। ऑलराइट व्यूअर्स, तो यहाँ वक्त है ब्रेक का। डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तो अलीज़े, रैपिड फायर राउंड है, रैपिड फायर राउंड में आप घबराती तो नहीं है ना? रैपिड फायर राउंड थोड़ा डर लगता है, थोड़ा डर लगता है, लेकिन मैं इस तरह का कोई कंट्रोवर्सी टाइप नहीं करूंगी आपसे क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मेरा ये है, कोई ख्वाहिश आपकी जो अधूरी रह गई हो? आई थिंक अभी 25 साल की उम्र है, तो अभी तो ज़िंदगी शुरू हुई है। तो अभी तो काफ़ी ख्वाहिशें हैं, इंशाल्लाह यकीन है अल्लाह पे कि ज़रूर पूरी होंगी। कोई रिग्रेट जो अभी तक आपको लगा हो कि लाइफ में अभी भी वो एक है? आई थिंक कभी कभी हम अनइंटेंशनली सही, लेकिन लोगों का दिल दुखा देते हैं, और ये चीज़ हमेशा आपके साथ रहती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने खुद कहा है कि अगर आप किसी का दिल दुखाओगे तो जब वो माफ़ करेगा तो माफ़ी मिलेगी। तो आई थिंक ये थोड़ा रिग्रेट वाला एस्पेक्ट यहाँ पर आता है कि जब किसी का अनइंटेंशनली दिल दुखा दिया हो तो वो चीज़ ज़रा रिग्रेट इसका रहता है। अच्छा, यू ओनली 25 ना? जी। तो मुझे बताया कोई कमी जो आप महसूस करती हो? कमी ज़िंदगी में? नहीं, आई थिंक आई एम दैट पर्सन जो हर चीज़ में बड़ी पॉजिटिविटी देखता है और खुश रहता है, और जो इंसान लोगों के लिए काम करता है ना, वो वैसे ही बड़ा सेटिस्फाइड और हैप्पी होता है। हाँ, अच्छा, पॉजिटिविटी का की क्या है? पॉजिटिविटी का की है तवक्कुल, अल्लाह पे यकीन कि जो मर्ज़ी हो जाए, जितने मर्ज़ी बुरे हालात हो जाएं, इंशाल्लाह देयर इज़ लाइट एट द एंड ऑफ एवरी टनल। अच्छा लीजिए, कभी ऐसा होता है हमारी कोई दुआ नहीं पूरी हो रही होती है, हमें होता है कि नहीं यार ये तो वर्क ही नहीं हो रहा, अल्लाह तो हमें सुन ही नहीं रहा, तो हम लोग ना बड़े नाउम्मीद हो जाते हैं, मायूस हो जाते हैं। तो अगर उसमें हम लोग तवक्कल रखें, मतलब मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब हमारी दुआएं रद्द हो जा रही है, हमें ऐसा लग रहा है कि वो तो अल्लाह को पता है क्या हिकमत है, अभी कबूल होनी, देर बाद कबूल होनी, लेकिन हम लोग ना काफ़ी ज़्यादा हमें हो जाता है कि नहीं यार ये नहीं सही है। तो फिर आपको भी इस तरह का कुछ सामना करना पड़ा? जैसे मैंने कहा कि आई एम वेरी पॉजिटिव एज अ पर्सन। अलीज़े, खाना है क्योंकि, तो खाने में क्या पसंद है आपको, ये पूछना चाहूँगी। अच्छा, खाना, एक्चुअली खाने से मुझे मोहब्बत है। Now don't say everything. I like everything. I love everything. So basically खाने से मुझे मोहब्बत है। I love everything. I think food is literally the best part. And I think इसीलिए of your life. And I think इसीलिए मैं food insecurity पे ज़्यादा फोकस करती हूँ, because मुझे खुद को पता है कि खाना कितना important है, और कितनी I think आपकी जितना मर्जी ज़िंदगी में जो मर्जी स्ट्रगल चल रही हो, when you have food ना, तो you forget everything. Mood fresh हो जाता है, I think. Definitely. कुछ भी अच्छा खाकर। डेफिनेटली। और मैं कहती हूँ वो लोग इतने फॉर्चुनेट हैं, और हम सब इतने फॉर्चुनेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम जो सोचते हैं
वो खा सकते हैं, वो मिल भी जाता है, वो मिल जाता है। और जब मतलब लाइक वो होती है ना क्रेविंग्स होती हैं, और जब हम कुछ सोच रहे हो तो वो अचानक से मिल जाए तो खुशी की इंतहा नहीं रहती है। एग्जैक्टली, तो अगर हमारे साथ ही होता है तो वी शुड डू दैट विद अदर पीपल एज वेल। वेरी ब्यूटीफुल थॉट। मुझे बताएं, खाने का शौक है, खाना बनाना भी आता है? एक्चुअली ये मैंने आपके लिए खुद बनाया है। हाँ, दिस इज चिकन अला की स्टफ चिकन ब्रेस्ट। हाँ, तो खाने का शौक ज्यादा है, बनाने का थोड़ा कम। मुझे लगता है क्योंकि मैं खुद बड़ी फूडी हूँ तो मुझे खाने का भी शौक है, उससे कहीं ज्यादा बनाने का भी है। मुझे ज़्यादा एक्चुअली मेरी मदर बहुत मज़े का खाना बनाती है। मेरी अम्मा प्रोफेशनल शेफ़ हैं और बहुत ज़बरदस्त खाना बनाती है, तो इसीलिए उनसे थोड़ा बहुत सीख लिया है, लेकिन ज़्यादा खाने का ही शौक है। हाउ डू यू स्पेंड योर क्वालिटी टाइम? आई थिंक क्वालिटी टाइम ज़्यादा फैमिली के साथ, जो टाइम फैमिली के साथ स्पेंड हो। और काम आई थिंक मैं अपने काम को काम नहीं कहूँगी, बिकॉज मेरा काम इज़ मोर लाइक पैशन। तो वो टाइम भी मैं बहुत इन्जॉय करती हूँ। फॉर मी, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं अनवाइंड करने के लिए कोई चीज़ करती हूँ, बिकॉज मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती। द वर्क दैट आई डू इज़ मी एंजॉइंग माई सेल्फ, और इट्स लाइक वेरी एफर्टलेस। तो मुझे लगता नहीं जैसे मैं कोई काम कर रही हूँ, मुझे जैसे आई एम जस्ट लाइक लिविंग लाइफ एंड एंजॉइंग। शेर व शायरी का शौक है आपको? मुझे शेर सुनने का शौक है। आता कोई, हाँ, बस समझ आ जाते हैं, क्योंकि वो तो बहुत ही पुराने जमाने वाली उर्दू जो अब तो हमें आती भी नहीं। आई एम वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि मेरा A levels की उर्दू में स्टार आया था, तो मुझे इस लगता है कि जैसे मुझे समझ आ जाती है थोड़ी बहुत, लेकिन और मुझे लगता है जैसे ज़्यादा हिट आपको उर्दू की शेरी करते हैं। इंग्लिश में इतना मज़ा नहीं आता। इंग्लिश में तो वो सर से गुजर जाती है, और उर्दू में तो वो मतलब पूरे एहसास, जज्बात, सब कुछ उसी में बयान हो जाता है ना। तो कोई शेर भी नहीं आता आपको, बस सुनने का शौक है? बस सुनने का शौक। अच्छा, मैट्रिक में तो हम बहुत ज़्यादा शेर याद करते हैं ना, उर्दू के लिए स्पेशली, तो वो कोई आपके माइंड में जो आपको लगे कि हाँ आज तक मुझे याद है, या फलाना एक वाक़या हुआ था मेरे साथ, इस तरह का कुछ? ज़्यादा नहीं, मुझे शौक है लेकिन इतना टाइम नहीं मिलता। और मूवीज़, मतलब आई वुडंट से मूवीज़ से या गानों से, गाने मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है गानों में वैसे। हाँ, और मूवीज़ भी जब कभी सिनेमा चले गए तो देख ली, लेकिन घर पर ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, वो आजकल नेटफ्लिक्स पड़ा है ना, तो सीजन्स लोग लगाते हैं और नेटफ्लिक्स चल रहा होता है। खाना भी खाना तो नेटफ्लिक्स देखकर, मतलब वो तो एक ना जैसे सवाब का काम हो गया, नहीं? तो आप भी सीजन्स देखते हैं कोई? नॉट रियली, अगर कोई लगा तो देख लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा कोई शौक, मतलब ऐसा कोई शौक नहीं है आपको। लास्ट मूवी याद है आपको, आपने कौन सी देखी होगी? Evil Dead। ओह, कैसी थी? बहुत बुरी। अच्छा, कोई पसंदीदा हीरोइन है आपकी? मैं ज़्यादा शोज़ देखती नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मैंने एक मूवी देखी थी सबा कमर की कमली, और बड़ी ज़बरदस्त उनकी एक्टिंग है। शी इज़ अमेजिंग। हाँ, शी इज़ वेरी फाइन और प्रॉमिसिंग एक्ट्रेस ना, डेफिनेटली मुझे खुद वो बहुत पसंद है। अच्छा अली से, एक मिसकंसेप्शन है, जो भी सोशल वर्कर्स होते हैं ना वो फुली डिवोट होते हैं अपने काम को, तो ऐसा भी कुछ है? ये सवाल पहले भी मुझसे 2-3 लोगों ने पूछा है कि एक मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि इफ़ you're a philanthropist or something like that, तो आप बस completely यही काम करते हैं, ज़िंदगी भूल जाते हैं और कुछ नहीं करते। एंड आई थिंक यही चीज़ है जो लोगों को डरा देती है कि अच्छा, अगर हमने कोई अच्छा काम करना है तो बस सब यही ज़िंदगी है। तो आई थिंक हमें लोगों को और बच्चों को स्पेशली इस तरह इनकरेज करना चाहिए कि यू कैन बैलेंस बोथ, यू कैन डू सोशल वर्क एंड यू कैन लीड अ नाइस लाइफ एज वेल। क्योंकि आप दोनों को बैलेंस कर सकते हैं। और मुझे ना मेरी ज़िंदगी से 80-20 रेशो, लाइक आई थिंक 20% आई लिव माई लाइफ एंड 80% इट्स वर्क एंड सोशल वर्क एंड फिलांथ्रोपी। तो आई थिंक कि ये बड़ा ऑर्डिनरी काम है, ये कोई इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात नहीं है, और हमें इसे एज लाइक ऑर्डिनरी काम ही बताना चाहिए। एंड आई थिंक कि नॉट एवरीबडी कैन बी एज ग्रेट एज अब्दुल सत्तार ईदी, नॉट एवरीबडी कैन बी एज ग्रेट एज डॉक्टर अमजद साकिब। नो डाउट। तो बट हम डेफिनेटली छोटे छोटे स्टेप्स ले सकते हैं। हम उनकी तरह अगर बन नहीं सकते, हम कोशिश कर सकते हैं, उनके कदमों पे चलने की कोशिश। हम हर रोज, मैं तो हर रोज कोशिश करती हूँ। अगर हम उनकी तरह बन नहीं सकते तो हम कोशिश जरूर कर सकते हैं। और जिंदगी इसी का नाम है कि हम स्मॉल स्टेप्स लें, कोशिश करें टू बी अ बेटर पर्सन, टू बी अ बेटर ह्यूमन बीइंग। अलीज़ा, आपकी 50 करोड़ की लॉटरी निकली, क्या करेंगे आप? पहला काम? 50 करोड़, that's a huge amount। मैं आई थिंक जो एक मेरा ज़िंदगी का गोल है बहुत बड़ा, मैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का ओल्ड एज होम बनाऊंगी फॉर ट्रांसजेंडर्स। क्या बात है, तो सबसे पहले यही करेंगी आप? डेफिनेटली, और कुछ बच जाए तो फिर देख लेंगे। एक इंसान में सबसे पहले क्या चीज़ नोटिस करती हैं आप? कि वो इंसान दूसरों से बात कैसे करता है, वो इंसान गार्ड से कैसे बात करता है, वो इंसान वेटर से कैसे बात करता है, मतलब वो इंसान अपने उस इंसान में इंसानियत नाम की भी कोई चीज़ है कि नहीं? डेफिनेटली। आपके नज़दीक एक खूबसूरत इंसान की क्या पहचान है? कैसा इंसान हो जो आप उसको कहेंगे ये खूबसूरत है? जिसका दिल खूबसूरत है। आई थिंक इससे ज़्यादा, एंड आई ट्रूली बिलीव कि जब आप अच्छे इंसान होते हो ना, आपकी शक्ल पे रिफ्लेक्ट करता है। आई ट्रूली बिलीव जब आप अच्छे इंसान होते हो, आपकी शक्ल पे रिफ्लेक्ट करता है।
तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हाउ ब्यूटीफुल योर हार्ट इज। सबसे ज़रूरी चीज़ आई थिंक मेरे लिए तो यही है। सीरत का अच्छा होना ज़रूरी है, सूरत का नहीं। डेफिनेटली। लास्ट में मैं आपसे कहना चाहूँगी हमारे यूथ के लिए कोई आप जो मैसेज देना चाहें। आई थिंक ये यूथ को इस साइड पे आना चाहिए, छोटे छोटे स्टेप्स से शुरू करें और अपने घर से शुरू करें, अपने घर में जो लोग काम करते हैं उससे शुरू करें और छोटे छोटे स्टेप्स लें, लेकिन ज़रूर इस तरफ आएँ। ज़रूर आई थिंक सोशल वर्क को इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं बनानी चाहिए। इट्स वेरी ऑर्डिनरी, एवरीबडी कैन डू इट एंड एवरीबडी मस्ट डू इट। एंड आई ऑलवेज से कि अगर मैं कर सकती हूँ तो ये कोई भी कर सकता है। तो आई थिंक हमारे बच्चों में हमें ज़रूर ये बात डालनी चाहिए अबाउट हेल्पिंग अदर्स, अबाउट सर्विस, अबाउट हाउ इट्स गोइंग टू बेनिफिट अस हियर एंड इन द हियर आफ्टर। Alright, Alize, thank you very much आपके कीमती वक्त के लिए। Alright viewers, so this is all for today. I'll catch you all with a new mehman and a new episode. Till then, I'm signing off. Allah Hafiz.